नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पूर्व की सरकारों ने शिक्षा का निजीकरण करके वर्गीकृत कर दिया था। दोहरी शिक्षा नीति तो इस देश में है ही, तो वो और पुख्ता कर दी कि समृद्ध वर्ग अलग तरह की शिक्षा लेगा, निर्बल वर्ग दूसरी तरह की शिक्षा लेगा, यानी वो उनके लिए कार्य करेगा। उस तरह की नींव रख दी थी। उसमें कुछ अपवाद रूप तीक्ष्ण बुद्धि के, कुछ कर गुजरने के लोग उस श्रेणी में आ जाते हैं, और वो जब उस श्रेणी में पहुंचते हैं तो वो जिस श्रेणी से आते हैं उसमें वो उस अपवाद कोई हो सकता है, उसके उत्थान की बात ना करके उनको एहसास करा करके कि आप मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। और जिस वर्ग में वो सम्मिलित हो चुका है उसे पता है कि तेरा वहाँ दम घुटता है, तेरा वहाँ लॉबिंग नहीं है, वहाँ नीति निर्धारक नहीं है, तुम्हारे समय पर प्रमोशन नहीं होंगे, तुम्हें अच्छे पोस्टिंग भी नहीं मिलते हैं, और जो आपके वर्ग से आने वाले बच्चे हैं उनको और अधिक अवसर वहाँ मिलने के रास्ते बंद हैं। लेकिन वो उस तरफ ना जा कर के वो केवल उस वर्ग को जहाँ से वो आता है उसे संसाधनों से, वैभवता से, रुतबे से ये दिखाना चाहता है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। और जिस श्रेष्ठ वर्ग में वो पहुँच चुका है वहाँ 90 डिग्री झुक कर के अपना जीवन चलाता है। तो ये इस देश के उन नीति निर्धारकों को जो आज नई शिक्षा नीति लाए हैं, अगर वे सच में राष्ट्रवादी और हिंदू धर्म के रक्षक हैं तो हिंदू धर्म में केवल ये 3 वर्ग ही नहीं हैं, अन्य वर्ग भी हैं जिनके आप बखान करते हैं कि हमने ये प्रतिनिधि दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, इतने पद दे दिए। तो वे पद लोलुप और पद के भूखे लोग जैसे इस वर्ग से उस वर्ग में पहुंच करके एहसासियत दर्शन देते हैं, ऐसे ही वे लोग हैं, आंख बंद कर लेते हैं। तो तात्पर्य मेरा है कि शिक्षा, जिसे कहते हैं कि देश की शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति बड़ा विकास करता है, वो देश, समाज, धर्म को चरमोत्कर्ष पर ले जाता है, यानी कि वो उसके स्वर्णिम काल की तरफ ले जाने का भाव रखता है। क्या इस देश का ऐसा दर्शन हुआ है? जितने भी शिक्षित जब भी हुए हैं वे ज़्यादातर दरबारी मिले हैं, और वो गठजोड़ दरबारी को कुछ पारितोष दे देता है, उनको कुछ अलंकृत कर देता है, और वो उसमें मन मुग्ध होकर के उस अलंकृत सम्मान से उसका वर्ग और अधिक गर्वित होता है कि मेरे वर्ग के ये लोग हैं। लेकिन वे चिंतन नहीं करते कि ये गर्वित लोग, सम्मानित लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। जो अपवाद रूप हैं उनको वे क्षमा करें, लेकिन वे नगण्य हैं। और ये जो अभी कुछ तर्क देते हैं, तो इसका ये तात्पर्य निकल के आया कि हमें हमारी शिक्षा का आज भी दोष है, और उद्देश्य किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर ये धर्म की बात करते हैं तो इस धर्म के सभी अनुयायी, वो किसी भी क्षेत्र, जाति, व्यवस्था के हों, वे सब पर्याप्त अपनी प्रतिभा का इस देश के और समाज के और धर्म के निर्माण में योगदान दें। तो ऐसा कहीं दर्शन दिखता भी नहीं है। और जो शिक्षित होकर के जो उच्च सेवाओं में है या निम्न सेवाओं में हैं, वे क्या दर्शन दे रहे हैं उसका भी आप प्रत्यक्ष आपके उदाहरण सामने नज़र आते हैं कि कैसे आईएएस जैसी उच्च शिक्षा में, और वास्तव में जितना उसमें पढ़ा जाता है और जो उसका स्तर है पढ़ने का, बौद्धिक स्तर वास्तव में चरम स्तर का होना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था ने या संस्कारों ने या उस श्रेणी में पहुंच करके उस श्रेणी की श्रेष्ठता में सम्मिलित होकर के जिस अवस्था से आए या देश की दूरदर्शा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी एक अधूरापन है। तो ये किस चीज़ का ये दोष है, हमें ये चेक करना चाहिए। यानी इतनी असमानता होने के कारण वो ये समझते हैं कि हम ये इनके इन प्रकीर्ण उस समृद्ध वर्ग में सम्मिलित होकर के अपने आप को श्रेष्ठ श्रेणी में ले जाएं, यानी हम वे विख्यात
हो या ना हो, कुख्यात को भी आज विख्यात माना जाता है, चर्चा को भी आज सम्मान माना जाता है। तो ये अब भेद करना चाहिए। तो 90% लोग जो देश के सभी वर्गों में हैं, वो सब वर्गों से मतलब मेरा जातियों में, धर्मों से में, वे लोग अपनी मेहनत का पर्याप्त दोहन नहीं कर पा रहे हैं, यानी वे एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। बस मन मुग्ध है मेरे धर्म का, मेरे जाति का, उस जगह पर बैठा है। तो इस बात से आप बाहर निकलिए और ये नई शिक्षा नीति में अगर इन्हें वास्तव में कुछ करना है, तो जो बच्चे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनको, उनके लिए पर्याप्त प्लेटफार्म कब होगा? जब सभी प्रदेशों की एक ही शिक्षा प्रणाली होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा में हिंदी और संस्कृत, जो भी इंग्लिश तो ज़रूरी है देश दुनिया के कम्युनिकेशन के लिए। और जैसे जापान ने 17वीं सदी में ही इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया, महिलाओं को शिक्षा लेना कंपलसरी कर दिया, और उस छोटे से देश ने रसिया को भी शिकस्त दी है, और वो आज भी अपने वजूद में है। और हम कहाँ हैं? तो हमें रिजिड भी नहीं होना है। कट्टरता और धर्मांधता हमें शासक वर्ग या वर्ग ये परोसता रहता है, लेकिन ये कितना लिबरल है इस पर भी आप ध्यान दे लेना। इन सब के जो हमें कट्टरता और धर्मांधता परोस रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट में इनके व्यापार चल रहे हैं, इनके पार्टनर भी सब लोग हैं, और उनसे शादियां भी इनकी खूब हो रही हैं। यानी कि व्यापारिक और पारिवारिक रिश्ते और ये सब इनके सब चल रहे हैं, और आपको कट्टरता और धर्मांधता में उलझा करके अपने आप को वजूद में रखे हुए हैं। लेकिन उस वजूद का परिणाम क्या निकला? कहते हैं मेरा बाप शेर से लड़ा, परिणाम क्या आया? कि मारा गया। ऐसे ही ये जो ये कहते हैं, मैं एक और को कहूँगा कि जैसे तुलसीदास जी के लिए बोलते हैं, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन कई बार वो भी ऐसी बातें करते हैं कि जब तुलसीदास जी पत्र भेजते थे पत्नी को, तो बादलों के द्वारा पत्नी को या उसको मैसेज पहुंच जाता था, और उसी से प्रेरित होकर के ये टेलीग्राम, टेलीविज़न, अन्य जो व्यवस्थाएं लोगों ने उपज की है, तो हमारे विचारधाराओं से की है। तो हमें ये बात माननी चाहिए कि इन सब संकल्पनाओं को अगर हमारे लोग या हमारे व्यवस्थापक नहीं दे पाए, और जिन्होंने दिए तो उनका हम धन्यवाद तो देंगे ना, जिनके द्वारा हमारी संकल्पना को धरातल पे उतारा है और उनका हम सुख भोग रहे हैं, टेलीफोन हो, टेलीविज़न हो, कार हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, कंप्यूटर हो, हमारे यहाँ इनका क्या उपयोग हो रहा है? केवल विलासिता के लिए, चर्चाओं में रहने के लिए, दूसरे को कमतर करने के लिए हम इन साधनों को जुटाते हैं, या पद प्रतिष्ठा पाने का भाव रखते हैं। हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम इस राष्ट्र का, इस धर्म का और इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसा सब अपने आप में केवल व्यक्तिगत उपलब्धि को राष्ट्र और धर्म की उपलब्धि मान लेते हैं, और उनकी उपलब्धियों को उनकी आस्था के, उनकी जातियों के, उनके क्षेत्र के लोग मन मुग्ध होकर के घमंड करते हैं। तो इससे बाहर निकलिए। जो मैंने बताया कि मेरा बाप शेर से लड़ा और परिणाम क्या है? मारा गया। तो ऐसी ये जो सब संकल्पनाओं को बताते हैं हमारे रचित हैं, हमने क्या किया? तो ये समीक्षा का विषय है, और ये विषय तभी हम इसको समझ करके दूर कर सकते हैं जब जिसकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उसको पर्याप्त अवस्था और व्यवस्था दी जाए, और उसके लिए समान शिक्षा नीति, जैसे समान नागरिकता की बात करते हैं, ऐसे मेरे देश के लोग जब ये समान नागरिकता की बात करें तो आप समान शिक्षा नीति की भी बात करें, जिससे कि सभी प्रतिभा जो वंचित वर्गों में हैं वे भी अपने पर्याप्त स्थान पर पहुंच जाएं। और जो इन वंचित वर्गों के संगठन बने हुए हैं, ये केवल और केवल दुनिया उनका बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि पा रहे हैं। ये सर्वविदित है। इससे बाहर निकलिए, इनको भी झकझोरिए, सत्ता को भी झकझोरिए। जब ये औरंगजेब जैसे क्या या अकबर के बताते हैं कि उन्होंने ये अत्याचार करे मुगलों ने, तब इसकी भी समीक्षा इतिहासकार करें कि उस अत्याचार के पीछे उसकी व्यवस्था में जो 82% हिंदू थे, और खास से वे 3 वर्ग थे, जिसमें तुलसीदास जी भी थे, बीरबल भी थे, तानसेन भी थे। अब मेरी प्रतिभा है
मेरा सामने मेरे वर्ग और मेरे देश को अपमानित कर रहा है, तो मैं उस प्रतिभा को उसके दरबार में क्यों प्रदर्शित करूं, मैं उसका मनोरंजन क्यों करूं, मैं उसको शांति क्यों दूं। मैं ऐसी प्रतिभा को दमन कर लूंगा, प्रदर्शन नहीं करूंगा। दरबार में जाकर के चंद रोटी खाने के लिए मैं ये व्यवस्था नहीं दूंगा। तो एक तरफ तो आप लोगों ने उनकी उस अत्याचार में 82% शिवाजी को साथ युद्ध करने वाले, शिवाजी को कैद करने वाले, महाराणा प्रताप को लड़ने वाले कौन लोग थे? उसका सगा भाई था, उसका एक सहजातीय था। तो ये सब आप इतिहासकारों को साथ साथ बताना चाहिए। और जो ये आरोपित करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये किया, इस धर्म ने ये किया, तो वे साथ साथ अगर उनमें हिम्मत है तो ये भी बताइए कि इन सब अत्याचारों कराने में 82% वे समृद्ध वर्ग के लोग थे जिन्होंने इस देश को अपमानित कराया है। नमस्कार।